अभी हम बात करेंगे रेन इंडस्ट्रीज के बारे में। वीडियो 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे थ्रू डाउ थ्योरी। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कंपनी करती क्या है, उसका फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे, बिजनेस सेगमेंट समझेंगे। और तीसरे पार्ट में अगर कोई भी इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको और भी क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कोई भी पार्ट मिस मत करना, स्पेशली जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी बहुत क्रूशियल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेन इंडस्ट्रीज 2016 से 2018 के बीच में बहुत पॉपुलर स्टॉक था, स्पेशली इन द रिटेल, बिकॉज उस समय इस स्टॉक ने अपने 2016 के लो से जनवरी 2018 तक अप्रॉक्स 1200% का रिटर्न दिया था। एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं आपको मार्केट से दिखाता हूं। उसके बाद ये टॉप बनाता है और यहां से एक शार्प फॉल आता है। ठीक है, आप देख सकते हो एक शार्प फॉल आता है। यहां पे क्या होता है ना, यहां पे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 90% क्रैश होता है। सो मैं इसे क्रैश इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दैट इज मोर देन 30%। अभी टेक्निकल के साथ साथ मैं आपको बताता हूं ये क्रैश क्यों हुआ। देखो हुआ क्या था ना कि ये जो रेन इंडस्ट्रीज है, जो उनका ब्रेड एंड बटर है कार्बन सेगमेंट, उसमें एक प्रोडक्ट यूज करते हैं विच इज जीपीसी, इट इज ग्रीन पेट्रोलियम कोक। अभी ग्रीन पेट्रोलियम कोक को दे यूज एज द रॉ मटेरियल। लेकिन उस समय क्या हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास करा और उसने बोला कि आप जीपीसी का यूज नहीं कर सकते हो फॉर फ्यूल पर्पस। अभी यहां पे कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई और फियर मॉन्गरिंग हुई इन्वेस्टर के बीच में। देखो रेन इंडस्ट्री उसका यूज कर रही थी एज ए रॉ मटेरियल, एज ए फ्यूल नहीं, तो कंपनी को कुछ लॉस नहीं होना था, बट एक जो फियर मॉन्गरिंग होती है ना, उसके कारण एक करेक्शन आया। प्लस आप समझो जब कोई स्टॉक 1200% चल जाता है 2 साल के बीच, तो एक जो सेक्टर रोटेशन भी होता है, ठीक है ना, तो जिन्होंने इसमें प्रॉफिट बनाया था वो इससे निकले। और ये स्टॉक उसके बाद अगर आप देखो तो 2019 तक ये अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोविड का क्रैश होता है और कोविड के क्रैश के साथ ये भी स्टॉक क्रैश करता है, बिकॉज इनका जो कार्बन सेगमेंट है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, उसका एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है एल्यूमिनियम में। और चूंकि कोविड में सारे के सारे मेटल क्रैश कर गए, तो इस स्टॉक में भी एक मतलब अच्छा खासा करेक्शन आया। उसके बाद क्या होता है ना, अगर मैं आपको चार्ट्स में बताता हूं, उसके बाद फरवरी 2021 में इस स्टॉक ने एक पहला रिवर्सल ट्रेड दिया था ऑन मंथली चार्ट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना डाउ थ्योरी का एनालिसिस। देखो आप, ठीक है, यहां से फॉल होता है, ये बनता है लोअर लो लोअर हाई, और यहां पे देखना आप, ये वाला जो बेस है, यहां से बनता है एक हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई यहां तक जाता है और फिर उसके बाद ना ये लोअर लो एंड लोअर हाई बना के ये यहां पे कंसोलिडेट करते रहते हैं। देखो क्या होता है ना, अगर आपको प्राइस एक्शन आता होगा तो आपने सुना होगा बियर फ्लैग और बुल फ्लैग। तो यहां पे ब्रेकआउट होने के बाद, यहां पे ब्रेकआउट होने के बाद मंथली चार्ट पे जो ये पैटर्न बना ना, ये पैटर्न, इसको कहते हैं फ्लैग्स, और ये बुल फ्लैग है। अभी दूसरी चीज क्या हुई है ना, दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, मई महीने का कैंडल क्लोज हो गया है, तो आप अभी देखना, अभी यहां फिर से मंथली चार्ट पे रिवर्सल आ गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक में क्या हुआ। स्टॉक में हुआ बुल फ्लैग का ब्रेकआउट, जो दिखाता है कि ट्रेंड अपवर्ड में बना हुआ है। प्लस आप ये देखो, पहला सपोर्ट रीजन ये था। ये सपोर्ट रीजन क्यों था, क्योंकि यहां पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। जो मंथली चार्ट पे लोअर लो एंड लोअर हाई का पैटर्न बन रहा था, जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, यहां पे लो बनाने के बाद यहां से उसने अपना ट्रेंड रिवर्सल करा, इसलिए ये एक सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट अब कहां बनेगा, एग्जैक्टली यहां पे। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पे ये बना रहा था पैटर्न लोअर लो एंड लोअर हाई का, और उसके बाद यहां पे अप्रॉक्स एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता है, और उसके बाद ये वाला मई महीने का जो कैंडल है आप देखो, वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, हायर हाई का। हायर हाई क्या बताता है, हायर हाई बताता है कि ट्रेंड अपवर्ड में। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये देखूंगा, ये मैंने लाइन क्यों मिलाई, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये बताता है ना कि धीरे धीरे जो सपोर्ट का ये बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, विच अगेन प्रूव्स कि स्टॉक का जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड मंथली चार्ट पे, वो अपवर्ड है। अभी हम फटाफट इसको वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। यस, मैं वीकली चार्ट मैंने इसलिए खोला है ना कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मुझे इस स्टॉक में एंट्री करनी होगी तो मैं कैसे एंट्री करूंगा, मैं कैसे पोजीशन बनाऊंगा। और ये डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। आई विल बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट। ठीक है, अभी आप देखो यहां पे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। यहां पे देखो, एक पॉइंट तो मुझे ये दिख रहा है और एक पॉइंट मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो इफ आई हैव टू मेक अ पोजीशन
मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक को थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करूंगा, ठीक है। ये क्रैश नहीं होगा। यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे चूंकि एक ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद स्टॉक धीरे 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 यहां पे आ सकता है। यहां पे क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे वीकली चार्ट पे एक गैप है, और अगर प्राइस गैप के ऊपर होता है, मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया हुआ है, तो वो एक्ट एज ए सपोर्ट करता है, और दूसरा सपोर्ट यहां पे है, ठीक है। तो अगर प्राइस कभी रिट्रेस होके, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, हो सकता है कोई जियोपॉलिटिकल रीजन हो जाए, हो सकता है कमोडिटी प्राइसेस में कुछ करेक्शन हो जाए, तो वो जो डिप आएगा उसमें मैं प्राइस को यहां पे एक्यूमुलेट करूंगा, ठीक है। मीनवाइल ये मेरा पैरामीडिंग होगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने जो 2021 का बताया उस समय भी मैंने इसमें पोजीशन बनाई हुई थी, ठीक है ना। सो इट इज अ पैरामीडिंग पोजीशन फॉर मी, ठीक है। मैं भी ये भी डिस्क्लेमर दे देता हूं, ठीक है। और अगर प्राइस इस रीजन, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसके नीचे चला जाता है, तो इसका अर्थ है ये ट्रेड खराब हो जाएगा, सेटअप नलीफाई निगेट हो जाएगा, जिसको बहुत सारे लोग स्टॉप कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने मंथली चार्ट पे गया, मैंने आपको दिखाया कि कैसे सपोर्ट का जो बेस है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। प्लस मंथली चार्ट पे जो फ्लैग है वो बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और वीकली चार्ट पे हमने समझा कि अगर मुझे इसमें पोजीशन एंट्री बनानी होगी तो मैं कैसे बनाऊंगा। अभी बात करते हैं कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। तो आपको बार बार पता होगा, जो अच्छे स्टॉक रहते हैं, जो फंडामेंटल स्टॉक रहते हैं, उसमें हम कोई प्री डिफाइंड टारगेट नहीं लगा सकते हैं। आपको इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, स्पेशली वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारी तरह काम करता है, ठीक है। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। मीन टाइम मैं आपको एक बता देता हूं बात, अगर इफ एनी ऑफ यू वांट टू हैव अ मेंटरशिप विद मी, तो मैंने व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप जो नंबर है डाला हुआ है, एवरी डिटेल इज देयर, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। मेंटरशिप में आप क्या क्या सीखोगे, मेंटरशिप में बहुत सारी चीजें सीखोगे, डाउ थ्योरी सीखोगे, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करनी है वो सीखोगे, एआई का यूज सीखोगे, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि कौन कॉल में क्या क्या चीजें सुननी है। प्लस एक बहुत अच्छा चीज होता है जो मैं यूज करता हूं, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। देखो, जैसे हम कैश में शेयर्स खरीदते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी पिक अ गुड फंडामेंटल स्टॉक विथ ए साउंड टेक्निकल। उसी तरह जब आपको शॉर्ट सेलिंग करती है, ऑब्वियसली आप सिर्फ उसको एफएनओ स्टॉक में कर सकते हो, तो उसमें आपको एक वीक स्टॉक पकड़ना है जिसमें मैनेजमेंट कमेंट्री भी खराब आई होगा, प्राइस एक्शन भी बहुत खराब हो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, और उसमें हम पैसा बनाएंगे। प्लस यू विल लर्न अबाउट द हेजिंग कैसे कर सकते हो आप, प्लस जो लीप्स होते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, उनका आप यूज करके कैसे अच्छा खासा एक रेकरिंग पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। प्लस यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट माय व्हाट आर व्हिच स्टॉक्स आई एम फॉलोइंग। मैं कोई आपको बाय एंट्री नहीं कराऊंगा, बाय एग्जिट तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बट यू कम टू नो मेरा उस पर विजन क्या है, ओके। सो ये रही मार्केटिंग के बाद, अब हम चलते हैं फिर फंडामेंटल्स पे। तो अभी ध्यान समझना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट रेन इंडस्ट्री इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है ना। तो रेन इंडस्ट्री का ना 3 सेगमेंट है, एक है कार्बन का, दूसरा है एडवांस मटेरियल का, और तीसरा है सीमेंट का। एडवांस मटेरियल को बहुत लोग केमिकल्स भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत करना। तो सबसे पहले हम कार्बन पे आते हैं। अभी कार्बन जो इनका सेगमेंट है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, यही इनका ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। तो जो कार्बन सेगमेंट है वो इनका ब्रेड एंड बटर क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू है उसका 75%, जो इनका टॉप लाइन है उसका 75%, और इबिटा का, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 90% ऑफ रेन इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम दिस सेगमेंट, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है ना कि कंपनी किस तरह काम करती है। तो कंपनी जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उनका वो कचरा लेती है। अभी कचरा क्या होता है, कचरा में लेती है ये जीपीसी लेती है, जैसे मतलब क्या हुआ, ग्रीन पेट्रोलियम कोक, और कोलटार लेती है। कोलटार का नाम आपने सुना होगा। तो कंपनी ये दोनों चीजें लेती है और फिर इनको प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट्स बनाती है और उन कंपनियों को बेचती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं होता कैसे है। देखो, ये कंपनी लेती है ग्रीन पेट्रोलियम कोक, ठीक है ना, फिर उससे बनाती है ये सीपीसी। तो सीपीसी क्या होता है, ये होता है कैल्सिनाइड पेट्रोलियम कोक। अभी आप समझना, थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन मैं उसको फिर से इजी करके बताता हूं। यहां पे क्या होता है ना कि जो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, वो एक कंपाउंड से निकलता है जिसका नाम होता है एल्यूमिना, ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। ध्यान से समझना, मैं इजी सिंपल बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आप सिंपली समझना, आप पानी के बारे में जानते हो तो पानी क्या होता है, H2O। उसी तरह एल्यूमिना भी एक कंपाउंड है, जैसे पानी एक कंपाउंड है, ठीक है ना। अभी यहां पे क्या होता है ना कि सीपीसी का यूज होता है किस चीज के लिए, सीपीसी का यूज होता है एनॉइड बनाने के लिए। एनॉइड का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट करके एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिना से। अभी देखो, आप 90s किड हो गए ना, तो हम सबके घर में ना एक छोटा बैटरी हुआ करता था, ठीक है ना, जिससे हम टीवी देखते थे। अगर आप 90s किड हो तो मैंने बहुत यूज किया, मैंने और मेरे भाई ने। तो उसमें क्या होता है ना कि जो ये एनॉइड है ना, एनॉइड और कैथोइड होता है, ठीक है। तो एनॉइड आप समझो एक तरह का चिमटा है, ठीक है ना। उस चिमटे को एक टर्मिनल पे लगाते हैं, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, करंट पास करने के लिए, ठीक है।
करंट पास करेगा तो क्या होगा कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाते हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है सीटीपी। ये क्या है, तो ये है कोल तार पिच। अभी कोल तार पिच क्या होता है ना, ये एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट काम करता है एनॉइड के लिए, जो हमने चिमटा बनाया। अभी जो चिमटा है उसको हमें चिपका के रखना है। तो आप समझो एनॉइड है ना, मैं एनालॉजी देता हूं। एनॉइड क्या हुआ, एनॉइड हुआ एक ब्रेड, और जो सीटीपी हुआ ना, जो मतलब कोल तार पिच है, वो हुआ आपका मेयोनीज सॉस या कोई भी सॉस ले दो। आप सिर्फ सैंडविच में डालते हो, मान लो कोई वेज सैंडविच खा रहा है, प्याज डाला, टमाटर डाला, सॉस डालोगे तो चिपक जाता है, बाइंड करता है। इस एग्जैक्टली उसी तरह जो सीटीपी है, ठीक है ना, कोल तार पिच, वो भी एज ए बाइंडिंग एजेंट काम करता है एनॉइड के लिए। होप मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर से जाके देखना, ठीक है। अभी ये जो ये काम करते हैं ना, इसका ये सारा का सारा है वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्रोसेस से। अभी वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्या होता है, देखो बहुत सारी कंपनीज होती है ना, दो रेन इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, प्रोक्यूर कर रही है रॉ मटेरियल रिफाइनरी से, जो उनका कचरा उठाती है, और वो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल होता है उसको अपने ही यहाँ, मतलब जो मेन प्रोडक्ट बनाती है वो सीपीसी और सीटीपी, वो अपने ही यहाँ बनाती है। इट नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर कंपनी, उसको सबलेट नहीं करती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे इनका मार्जिन इंप्रूव रहता है, कोई डिले नहीं आता है, पर टर्न अराउंड टाइम भी सही रहता है, ठीक है। अभी इनका जो इनका जो प्लांट्स है, इट इज इन 3 प्लेसेस, इंडिया में, यूरोप में, रशिया में और यूएस में, ठीक है। जो दूसरा प्रोडक्ट है उनका है, वो है एडवांस्ड मटेरियल। अभी एडवांस मटेरियल में क्या क्या हुआ, एडवांस मटेरियल में आप समझो कि ये कोलतार लेते हैं, उसको फिर अल्ट्रा प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, या फिर पेट्रोकेमिकल का कोई कंपोनेंट लिया, उसको प्रोसेस करते हैं और उससे रेजिन बनाते हैं, नैपथलीन बनाते हैं। और आजकल इन्होंने ना, मतलब जो लाइन लिथियम बैटरीज होती हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाना शुरू किया है। सो कंपनी अभी इस पे फोकस कर रही है, ठीक है। अभी इनका जो ब्रेड एंड बटर है, मैं फिर से रिट्रेट करता हूं, वो है कार्बन सेगमेंट। एंड इफ समवन इज अ इन्वेस्टर इन द रेन इंडस्ट्री, तो उसको इसी सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। जो इनका तीसरा सेगमेंट है वो है सीमेंट का। अभी साउथ इंडिया में इनका 2 प्लांट है, बट सीमेंट इंडस्ट्री है ना इनका यार, कि मैनेजमेंट ने भी कहा इस बार कि जो सीमेंट इंडस्ट्री का अगर आप इबिटा में पार्टिसिपेशन देखो तो दैट इज लेस देन 1%, मतलब इबिटा में 1% से कम पार्टिसिपेशन है। और जो इनका टॉप लाइन भी है, दैट इज लेस देन 5% इन द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ रेन इंडस्ट्रीज। तो कंपनी का कहना है कि चूंकि ये छोटी कंपनी है, और कंपनी कह रही है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज है इंडिया की, उन्होंने नाम नहीं लिया कौन कॉल में, बट यू कैन प्रेडिक्ट वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जाके आके वहां पे मर्जर कर रहे हैं। इसीलिए क्या है ना, स्टिफ कंपटीशन है। तो इन लोगों ने वॉल्यूम कम हुआ है इनका, इन लोगों ने प्राइस बढ़ाया भी, तब भी आप देखोगे ना जो इबिटा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इवन रेवेन्यू में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम में तो है ही, 2 प्राइस बढ़ाने के बाद, ठीक है। अभी मैंने आपको जो चीजें बताई, अब हम क्या करेंगे, फटाफट चलेंगे इनके फाइनेंशियल पर। रेन इंडस्ट्रीज का मैंने प्रेजेंटेशन खोला हुआ है, जो इनका रिजल्ट आया था उसके बाद का, Q4 FY26 का। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Q1 2026, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो रेन इंडस्ट्रीज है ना वो CY यूज करती है, मतलब कैलेंडर ईयर, और जो हमारे इंडिया में मोस्टली यूज किया जाता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q1 CY26 है वो है Q4 FY26, ठीक है। यहां पे 2 बार्स दिख रहे होंगे आपको, एक दिख रहा है रेवेन्यू का और दूसरा दिख रहा है एडजस्टेड एबिटा का। एडजस्टेड एबिटा मतलब जो वन ऑफ गेन या लॉसेज होते हैं उनको हटा के एबिटा बताया गया है। अभी आप देखो तो Q1 FY26 मतलब जो क्वार्टर अभी पिछला गया Q4 FY26, ठीक है, उसमें इनका रेवेन्यू था 44.89 बिलियन INR का, मतलब 1 बिलियन जो रुपीज होता है वो होता है 100 करोड़। तो अप्रॉक्स इनका जो रेवेन्यू है दैट इज 4400 करोड़ या 4500 करोड़, ठीक है। और इनका जो एबिटा है दैट इज क्लोज टू 715 करोड़। अभी आप देखना, हमने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि इनका जो कार्बन का सेगमेंट है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है 75%, जो एडवांस मटेरियल है वो कंट्रीब्यूट करता है 20%, और 5 to 6% कंट्रीब्यूट करता है आपका सीमेंट। अब एग्जैक्टली वैसे ही देखना, आप देखो यहां पे ये है कार्बन, ठीक है, कार्बन का रेवेन्यू और एबिटा है। अभी आप देख लो, यहां पे रेवेन्यू हुआ है इस पिछले क्वार्टर में 33.52, और यहां पे कितना है 44.89, हम रेशियो निकाल के देख लेना, वो 75% के आसपास का है। उसी तरह अगर इबिटा देखो तो फॉर लास्ट क्वार्टर इट इज 6.45, और यहां पे कितना है 7.15, अप्रॉक्स 90%। तो इसीलिए जब आप रेन इंडस्ट्रीज ट्रैक कर रहे हो तो यहां पे 3 सेगमेंट है मेरे भाई, लेकिन आप सीमेंट या एडवांस मटेरियल को उतना ट्रैक मत करना, वही डायरेक्शन देता है, ठीक है। और मैं लास्ट पार्ट में आ रहा हूं जो बहुत क्रूशियल रहेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पे देखना कि यहां पे ना ये Q4 का चार्ट बार है और ये Q3 का बार है, ठीक है। अभी आप देखो तो वॉल्यूम में ना डिक्लाइन आया है, कार्बन के वॉल्यूम में डिक्लाइन आया है, बट आप रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू में
मार्जिनल अप है और एबिटा अच्छा खासा जंप किया हुआ है। मतलब एबिटा में आप देखो तो 15-20% का जंप हुआ है। अभी इसका रीजन समझते हैं। देखो वॉल्यूम में डिक्लाइन है, वॉल्यूम का डिक्लाइन का बहुत सारा रीजन हो सकता है, बिकॉज जो गल्फ में जो चीजें चल रही हैं उसके कारण भी इनके जो रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर होता है उस पर इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रेवेन्यू में ना तब भी स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये क्यों हुआ? इसका दो रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये है कि इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाई होगी, मतलब वैल्यू ग्रोथ किया, और इबिटा में भी आपको 15-20% का ग्रोथ है। अभी आप ध्यान समझना, मैंने क्या बताया कि ये जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना, उससे ये चीजें बनाते हैं, मतलब, और ये सप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और इनका जो प्लांट्स हैं दैट इज इन यूरोप और यूएस। अभी देखो मैं कमा रहा हूं, ये एक्सपोर्टर एक तरीके का, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं रॉ मटेरियल मेरे पास आया, ठीक है, और मैं उसको बेच रहा हूं डॉलर में और यूरो में। अभी डॉलर पिछले 3 महीने में, पिछले क्वार्टर में 5% टूटा, मतलब आईएनआर टूटा एज कंपेयर टू डॉलर, और यूरो के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज टूटा 8%। तो मुझे टेलविंड भी तो मिल रहा है ना, क्योंकि मेरा करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है। देखो जब अगर रुपीज टूट रहा है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ खराब हो रहा है। एक बहुत बड़ा केस है जिसमें आपको दिख रहा है इबिटा में इतना अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ। मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में सिर्फ ये बोला है, अभी उसका ग्रोथ नहीं बताया कि कितना ग्रोथ हुआ, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको यूरो टर्म में 8% का ग्रोथ मिल गया, आपने कुछ किया नहीं। देखो इसलिए आप देखो वॉल्यूम में डिक्लाइन है, बट रेवेन्यू और एबिटा में तो खैर 15-20% का ग्रोथ है। सो होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। फिर हम आते हैं एडवांस मटेरियल में। एडवांस मटेरियल का भी आप रेवेन्यू देख लो, भी देख लो, और आप एबिटा भी देख लो, और उसको आप होल जो उनका कंसोलिडेट है उसे कंपैरिजन कर लेना। इनका जो रेवेन्यू का परसेंट है इन द कंसोलिडेट रेवेन्यू दैट इज क्लोज टू 20%, और ये बहुत मार्जिनल है। मतलब आप समझो 5 to 6-7% का है, मतलब 6-7% नहीं बोल रहा हूं, 8-9% का समझो एबिटा में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। बट इससे भी आपको ट्रैक करना है। रीजन क्या है ना कि कंपनी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि गोइंग फॉरवर्ड जो ये ईवी मतलब लिथियम आयन बैटरीज बना रहा है ना, उसमें इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो जाता है अगर वो अच्छे से टेक ऑफ लेता है। जो तीसरा सेगमेंट है करंट, मतलब वो सीमेंट, जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने ऐसा बोला तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि बाद में जाके जैसे इंडिया में भी चल रहा है, इसका भी ये लोग इस बिजनेस को सेल ऑफ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आप यहां पे देखो तो कंपनी ने सीधा कहा कि हमारा वॉल्यूम भी कम हुआ ड्यू टू द कंपटीशन, और हमने अपने प्राइसेस को ही बढ़ाया, जिसके कारण रियलाइजेशन बढ़ा। लेकिन तब भी आप देखो तो इनका जो इबिटा है वो पिछले क्वार्टर के या फिर ईयर और ईयर भी कंपैरिजन करो तो वो डाउन हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा हम तीसरे पार्ट पे आते हैं जो मुझे कहना है, अगर आप रेन इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर रहे हो ना, सो यू हैव टू ट्रैक एल्युमिनियम प्राइसेस एंड कमोडिटी प्राइसेस, दैट इज वेरी क्रूशियल। देखो मैंने क्या बताया कि जो कार्बन सेगमेंट है, ये मैं चौथी या 5वीं बार ट्रेड कर रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं, वो इनके टोटल रेवेन्यू का 75% करता है और इबिटा का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 90%, और इस 90% में 55% जो इबिटा और रेवेन्यू है इस कार्बन में, वो आता है सीधे एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग से। तो अगर आप समझना, अगर एल्युमिनियम का प्राइसेस नीचे जाता है, नीचे क्यों जाएगा? जब डिमांड कम होगा, ठीक है ना। तो डिमांड कम होगा तो ऑब्वियसली जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, ये क्या करते हैं, सप्लाई करती है ना एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के लिए, तो इनके जो कोर प्रोडक्ट है उसका डिमांड भी तो कम होगा ना। तो हमने प्राइस एक्शन से मैंने बताया, मैंने आपको फाइनेंशियल के बारे में बताया, बट मैं आपको बोलूंगा भाई आप एल्युमिनियम का प्राइस भी एटलीस्ट ट्रैक करना, सीधे मत कूद जाना, ठीक है ना। बिकॉज ये ऐसा शेयर है ना जहां पे यू नीड टू एक्ट फास्ट, ठीक है ना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो यार प्लीज मुझे फॉलो करो ट्विटर पे, अगर आप ट्विटर पे देख रहे हो, और अगर मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।